आज सारांश कराऊंगा मेरे भाई, है ना, अच्छे तरीके से। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चे का कमेंट आता है कि भैया कैसे पढ़े, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे भाई देख, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, सबसे पहला रीज़न तो ढूंढो। तुम्हें पढ़ना क्यों है, दूसरा रीज़न ढूंढो। तुम्हें किसके लिए क्या करना है मेरे भाई। अगर आपके माँ बाप आपको सब चीज़ दे रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटी को पहला स्थान दो, उन्हें पहला स्थान दो। अगर वो बोल रहे हैं कि बेटा एक बढ़िया नंबर लेकर आओ पढ़ के, तो इसमें दिक्कत क्या है। पढ़ना है, हिंदी में मात्र 23 वो चैप्टर पढ़ लो, इंग्लिश में 23-22 वो चैप्टर पढ़ लो। एक वो चैप्टर पे 3 से 4 घंटे लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता। तुम सबको डराया जा रहा है मेरे भाई, डरना थोड़े यार। देखो डरोगे तो भाई उड़ जाओगे। सबसे पहले तो हमने अर्धनारीश्वर के लेखक के बारे में कुछ परिचय बताया था। सारांश की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहले परिचय बताया था कि अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। जन्म सिमरिया नाम गांव में हुआ था, बेगूसराय जिला था और बिहार राज्य के अंदर आता है ये सारी चीज़ें। पिता का नाम रवि सिंह बताया था, माता का नाम मनरूपा देवी बताया था और पत्नी का नाम श्यामवती देवी बताया था। क्लियर है मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल तरीके से बताया था। उसके बाद शिक्षा बताया था कि कैसे हुआ था, उसके बाद वृत्तियाँ बताया था। तो लाइन बाई लाइन आपको पढ़ाई करनी है। आपको कैसे पढ़ाई करनी है मैं आपको बताता हूँ। सारांश की ओर हम लोग चलते हैं। सारांश मैं आज इस वीडियोज़ में कराने वाला हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है हिंदी को। आप चैनल के अंदर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में हिंदी वाला उठा कर देखो। लाइन बाय लाइन ऑल चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियोस मिलेगा। भाई हिंदी फोड़ दोगे, 4-4 3-3 घंटे में एक वो चैप्टर उड़ा दोगे तुम। समझ में आ रही है। चलो सारांश हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको अच्छे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि ध्यान से सुनना, ये जो आपका पंक्ति है और रामधारी सिंह के द्वारा जो लिखा गया है अर्धनारीश्वर, उस चैप्टर से लिया गया है। आप अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो, अगर आपको पता रहेगा मेरे भाई कि कैसे करना है, कैसे लिखना है। एक्चुअली में कॉमेडी नहीं करनी पढ़ाई के अंदर, जो उसमें आके मैं बोल दूंगा आपको सीख लेना है, वैसा वैसा कुछ भी सीन नहीं है। प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली समझना है कि चीज़ें हमें कैसे लिखनी है। तो पहला लाइन तो हमेशा कोई भी चैप्टर का सारांश आप लिख रहे हो इस तरह से लिखोगे, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। क्लियर है ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि देखो रामधारी सिंह दिनकर जो थे लेखक थे, तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्लियर है। जब आप पूरे हिंदी सुन लोगे ना चैप्टर का, मजे तरीके से आप बता दोगे। तो क्लियर है मेरे भाई कि इनका जन्म कब हुआ था, सिमरिया गांव में हुआ था। फिर इन्हें क्या कहा जाता था, राष्ट्र कवि कहा जाता था। जब सवाल पूछ के आप सारांश करना स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल क्लियर होता है। ये 4 लाइन आपको याद हो गया होगा, इसे मैं छुपा देता हूँ। क्लियर है। चलो आगे देखो ध्यान से। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। यानी जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है, इसमें आधा स्त्री और आधा पुरुष के बारे में बताया गया है कि उन दोनों का अंग मिलाकर एक अंग बनता है, जिसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं। जैसे शंकर जी और पार्वती का आपने कहूँ फोटो देखा होगा, ठीक है मेरे भाई, उसी तरह से, जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग स्त्री का होता है। एक ही मूर्ति की 2 आंखें और एक ममतामयी और एक विकराल। यानी कि कहने का मतलब है कि एक शरीर में 2 आंखें, एक स्त्री की एक पुरुष की, एक विकराल है यानी कि गुस्से वाला है आदमी का, और एक ममतामयी आंख है जो कि माता का है, माई का है। समझ रहे हो मेरे भाई। क्लियर है। एक ही मूर्ति के 2 भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए तो दूसरी में चूड़ियाँ ही मूर्ति के 2 पाँव। यानी कह रहे हैं कि अगर एक मूर्ति में 2 भुजाएं हैं तो एक में चूड़िया है तो एक में खड़ग उड़ग है, जिसे चक्र उक्र है, वो सब बना के लिख सकते हो आप। एक जारीदार साड़ी से ढका हुआ है तो दूसरी बाघ अंबर से। यानी एक तरफ साड़ी पहनी हुई है पार्वती माता, तो एक तरफ बाघ के छाल पहने हुए हैं शंकर बाबा। क्लियर है मेरे भाई। तो इस तरह से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा मैंने बना रखा है कि आप 100 वर्ड लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी पता चलता है ना। यानी कि जब अर्धनारीश्वर को आप कल्पित रूप से देखोगे, कल्पना करके देखोगे, तो इस बात का पता चलता है कि नर नारी पूरी तरह से समान है। यानी कि नर और नारी, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों आपस में समान है, कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही साथ का गुण आए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है। यानी एक दूसरे का गुण आ जाए दोनों के अंदर तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है मेरे भाई, है ना। नारी समझती है कि पुरुष के गुण आ जाने से घबराता है ना। आगे लेखक कहते हैं कि पराधीनता उस समय आरंभ हुई
जब कृषि का विकास हुआ, जब इंसान खेती करने लगा तब उस समय कुछ विकास हुआ। कृषि के विकास से नारी घर में और नर खेतों में रहने लगे, यानी कि जब से खेती स्टार्ट हो गया तब से नर यानी पुरुष लोग बाहर रहने लगे खेत में, और नारी कहाँ रहने लगी? घर में। यही दौर था जिस समय से नारियों की पराधीनता आरंभ हो गई, यानी कि नारी की जो पराधीनता है वो क्या हो गई मेरे भाई? आरंभ हो गई कि पुरुष बाहर रहने लगे और नारी घर में रहने लगी। तो इस तरह से नारी और नर को अलग बांट दिया गया था। ये सिंपल सा बात मैंने, और आगे की वीडियोस मतलब आगे मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ये सारांश कितना अच्छा तरीके से मैंने बताया कि ये चैप्टर है, ये लेखक है, दोनों को मिला के बता देना है। फिर लेखक का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था वो बता देना है। फिर चैप्टर के आप हिंदी सुने हो, कोई भी आपको लाइन जोन लाइन पसंद आता है उसको उठा के और सारांश में डाल देनी है। बस 5-6 पॉइंट्स में एक सारांश तैयार कर देना है तो तुम्हारा 100 वर्ड बन जाता है। क्लियर है ना मेरे भाई? बस इस तरह से जब आप सारांश लिखते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आती है एंड आप एक बेहतर नंबर लेकर आ सकते हो अपने एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच। बेहतर तरीके से पढ़ाई करो एंड बाकी आपका भाई संभाल लेगा। सो बेस्ट ऑफ लक।